हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। आज मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या चैप्टर लेकर आया हूं, जो आपके सिलेबस क्लास 10 के बहुत ही इजीली चैप्टर है। इससे ज्यादा इजी मेरे ख्याल से कोई चैप्टर नहीं है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़े बेहतरीन और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझिएगा। सिर्फ आपका दिमाग ध्यान पूर्वक मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के शुरू करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है बाबू भाई? वास्तविक संख्या है। क्या इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है? वास्तविक संख्या होता क्या है? देखो, सबसे पहली बात हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होते हैं। चैप्टर का नाम क्या बाबू? वास्तविक संख्या है रियल नंबर। संख्या रियल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है, इसमें ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ के मिलेगा क्या? कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बाबू कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए कि क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा? तो हाँ, बिल्कुल इसमें से क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा? क्या इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा? तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। क्या इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा? क्या इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा? तो मेरे भाई इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा और ये चैप्टर का टॉपिक क्या रहेगा, क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले ध्यान से सुनो इस बात को कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ और इस चैप्टर में हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना से ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, टॉपिक बस सबका यही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं मेरे भाई कि जैसे आप लोग को मालूम है, जब भी हम लोग गिनती हम लोग का अंक कितना है। देखो आप, सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं बाबू की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना अंक है? इतना तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। टोटल अंक अगर पूछा जाएगा, इसका टोटल अंक कितना है? कितना है? टोटल अंकों की संख्या बाबू 10 है। कितना है? टोटल अंकों की संख्या कितना है? 10 है। देखो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक और यहाँ पे 0, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 10 है। बस ये समझो कि ये जब अंक है तो अंकों से मिलने के बाद क्या बनता है? संख्या बनता है। अंकों से मिलने के बाद क्या बनेगा? अंकों से मिलकर संख्या बनता है। अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। अब संख्या कैसे होता है? जैसे मैं अगर बोलूं कि 5228 लिखो, 5228 लिखो, तो 5228 तुम ऐसे लिख दोगे तो ये क्या संख्या नहीं हुआ? तो किसकी मदद से लिखे हैं? अंकों की मदद से लिखे हैं। अब मेरा एक सवाल है कि सबसे छोटी अंक कौन सा है? अंकों में अगर मैं छोटी अंक पूछूं बाबू कि छोटी अंक क्या है, तो अंकों में सबसे छोटी अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी अंक क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अंक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये सवाल तुमसे करूं कि बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अंक कितना तक होता है, टोटल अंक कितना है? 10 है। अगर मैं ये पूछूं कि संख्या कितना है,
टोटल संख्या कितना है बाबू? तो टोटल संख्या तुम्हारे लिए हो जाएगा अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब आते हैं कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, है ना? संख्या के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1 पे लिख दो आप। देखो हम लोग संख्या के बारे में बहुत बार पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या, क्या संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखो जब भी हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो क्या हम लोग 0 1 2 3 ऐसा करके गिनते हैं? गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसा करके गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो ऐसे मेरे बात को नोट करते जाइए, है ना? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अनंत हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्या तुम जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो संख्या कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या रहेगा? 1 रहेगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या रहेगा? अनंत रहेगा। पूर्ण संख्या किसमें आते हैं? नंबर 2 पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो एक बात को, प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 जुड़ जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सीधी से फंडा यहाँ पे समझो कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ है, अगर मैं उससे पहले 0 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। डॉट 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 अनंत तक है, ध्यान रहेगा। अगर मैं इससे सवाल करूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमसे कह रहा हूं, इधर ध्यान दो। क्या बहुत मन। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या बाबू? ध्यान से सुनना मेरी बात को कि तीसरे नंबर पे आते हैं पूर्णांक संख्या। एक एक चीज को समझते जाएंगे। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ धनात्मक थी, और अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर तुम्हारे अनंत तक है। लेकिन पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर जाते हुए अनंत तक, और जो 0 से शुरू होकर ऋणात्मक की ओर जाते हुए अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अगर मैं बाएं तरफ आऊं तो ये ऋणात्मक होते जाएगा। 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 डॉट 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 जाते हुए अनंत तक जाएगा, ठीक है? तो बाएं तरफ जैसे ही आएगा उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। बाएं तरफ जैसे आएगा क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक कहते हैं। और दाएं तरफ जैसे ही जाए उसे क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धनात्मक कहते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पूर्णांक उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अगर वो दाएं तरफ जाए धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक में वो अनंत तक जाएगा। उस क्वेश्चन में आते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। देखो यार, मैं अगर यहाँ पे कहूं तुमको अगर मैं एक बात बोलूं कि भाई साहब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी अगर पूर्णांक संख्या कोई है तो क्या है? अगर मैं इस 0 से इस तरफ आते जाऊं तो सबसे छोटी माइनस में क्या आएगा?
क्या माइनस की संख्या कभी खत्म होगा? तो माइनस तो जाते रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस ऋणात्मक में अनंत तक, ऋणात्मक में अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा बाबू? अनंत तक जाएगा। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या में क्या आएगा, तो प्लस धनात्मक में पूर्णांक संख्या, धनात्मक में अनंत तक, धनात्मक में अनंत तक। अगर आप सबसे बड़ी संख्या देखिएगा पूर्णांक में, तो प्लस होते हुए वो धनात्मक होते हुए बिल्कुल अनंत तक जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस में, अगर आप उसमें सबसे छोटी संख्या देखिएगा, तो छोटी संख्या जो है ऋणात्मक होते हुए अनंत तक जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। अब आते हैं बाबू भाई सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या। देखो, सम संख्या उसे कहते हैं जो बिल्कुल दो से विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब जैसे देखो, जो संख्या दो से विभाज्य हो जाए, जो संख्या दो से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब कोई संख्या अगर दो से विभाज्य हो रहा है, तो दो से विभाज्य होने के लिए उसका जो अंतिम अंक रहता है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए बाबू कि 2 होगा, 4 होगा, नहीं 0 भी होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ये सब संख्या उसके अंक के लास्ट में है, ये सब अंक जो है संख्या के लास्ट में है, तो ये 2 से कट जाएगा। और ये अगर 2 से कट जाएगा तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? सम कह देंगे, है ना जी। चलिए अब है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से बिल्कुल भाज्य ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? विषम संख्या। ये सब क्या है? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या। अब किसमें आते हैं? परिमेय संख्या। देखो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाय क्यू का मतलब होता है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब अंश और हर के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पी बाय क्यू के रूप में। लेकिन इसमें सवाल ये कह रहा है कि पी बाय क्यू के रूप में होना चाहिए, बट ये है कि क्यू का मान बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी इसमें कह रहा है कि पी बाय क्यू के रूप में तो होना चाहिए, बट बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा बात ये कह रहा है कि अगर इसमें पी और क्यू का मौसा निकाला जाए, पी और क्यू का क्या निकाला जाए? मौसा निकाला जाए, तो इसका जो मौसा आएगा 1 आएगा। क्या आएगा? यानी पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों पूर्णांकों का अगर मौसा निकाला जाए तो उसमें कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परिमेय कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि ये 5 है, 5 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 5 क्या रहेगा? परिमेय रहेगा। 5 क्या रहेगा? परिमेय रहेगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये बताऊं कि ये क्या है बाबू? ये क्या है? पाई है। ये क्या है? पाई है। पाई का मान कितना होता है? पाई एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है? तो बताओगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पाई जब एक अपरिमेय संख्या है तो पाई का मान कितना होता है? देखो, अगर मैं इस पाई का मान त्रिकोणमिति में जाऊं, किस में जाऊं? त्रिकोणमिति में, तो पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। पाई का मान अगर मैं इसके मान पे जाऊं, इसका मान हो जाएगा 22/7। कितना हो जाएगा? 22/7। इसके और एक मान पे जाऊं तो 3.14, 3.14। तो इस बात को समझो कि पाई पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो ये तीनों मान है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय है, पाई का मान परिमेय है। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पाई का मान इतना है, लेकिन आज तक मतलब जो है ना पाई का एग्जैक्ट और उसका जो मान होता है वो नहीं निकल पाया। बस ये अनुमान लगा के बता रहे हैं कि पाई का मान इतना है, इसलिए पाई अपरिमेय है, बट पाई का मान क्या है? परिमेय है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या।
देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय के उल्टा हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय के उल्टा क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं। तो अपरिमेय में क्या होगा? जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं। फिर हमने परिमेय में क्या बताया था कि जिसे हम लोग जिसका p और q का अगर मौसा निकाला जाए तो 1 के बराबर आएगा। अगर इसमें 1 के बराबर नहीं आएगा तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तीसरा बात हमने ये बताया था कि दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 के बराबर है तो इसे अपरिमेय कह देंगे। नहीं समझे? यानी जस्ट परिमेय के उल्टा ही क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। जैसे पाई, जैसे √5, ये सब क्या है? अपरिमेय। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है क्या? अब आते हैं प्रश्न वाले पे, है ना। इतना तो इसका इंट्रोडक्शन था, इतना इसका क्या था? इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में कैसे क्या बताया है ये आपका जो है बेसिक नॉलेज है, आपको जो है इसका मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज भूल गया, सॉरी, एक चीज हमने भूल गया, हमने आपको बताना भूल गया है कि आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? देखो, एचसीएफ होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या। अगर दो चीज का हमें सबसे वो छोटी संख्या निकालना है जिससे वह बिल्कुल भाज्य लग जाए, वह जिससे भाज्य लग जाए या फिर उस संख्या से दोनों भाज्य लग जाए, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ उसे कहते हैं जब हम बोलेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या या फिर अधिकतम संख्या, तब क्या निकलना है? कि एचसीएफ निकलना है ना जी। अब आते हैं इसका निकालने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे अगर मैं तुमको यह संख्या दूं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका है। सबसे पहला तरीका यह है कि गुणनखंड विधि। कौन सा विधि बाबू भाई? गुणनखंड विधि। ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका है यूक्लिड विभाजन। क्या है? यूक्लिड विभाजन। विभाजन हम बता रहे हैं तुमको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन के लिए एक सूत्र होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और गुणनखंड विधि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देता हूँ तुमको 4, 2 और 12, 2 और 12, इसका क्या निकलना है? एलसीएम निकलना और एचसीएफ निकलना है। सबसे पहली बात, इसका 2 और 12 का एलसीएम निकलने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 और 12 किससे कटेगा? सॉरी, यहाँ पे मैं 8 बना देता हूँ, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8। क्या कर देता हूँ बाबू? यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा। 2 4 के 8, 2 6 के 12। अब क्या है? 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 3 6। अब क्या दोनों कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अब तुमको निकालना है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ पे हमेशा कॉमन देखना है आपको कि कौन है जो दोनों को काट रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 2 है ये दोनों को काट गया है। ये जो 2 है ये दोनों पे भाज्य हो रहा है, तो ये दोनों ही है जो दोनों को काटा है, बाकी कोई नहीं काटा है। तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये 4 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे देखो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये संख्या और ये संख्या, जो संख्या तुम्हारा एचसीएफ पे आया है, जो संख्या एलसीएम अगर यहाँ पे रहेगा तो सबसे पहले एचसीएफ पे जितना है उतना ले लो, उसका जितना बचा हुआ है उसको ले लो। 2 गुना 3, तो 4 2 गुने 8, 8 तिहाई कितना हो जाएगा? 24। एलसीएम में ले कितना करना है? जो चीज हमने एचसीएफ के लिए लिए हैं वही चीज को एक बार लेना है 4, उसके बाद फिर एलसीएम में जितना बचा हुआ है वो 2 गुना 3, ये जो बाहर में बचा हुआ था उसको भी गुना कर देना है, वो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी गणित। एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 पूरा अध्ययन समाप्त एक ही वीडियो में बाबू भाई। चलो क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरा सवाल तुमसे ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है वो क्या है? सूत्र सबसे पहले बाबू तुमको याद होगा क्योंकि तुम बहुत ही तेज बच्चे हो। तुम कैसे बच्चे हो? बहुत ही तेज बच्चे हो, इसीलिए तुमको याद है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना जी। हम अपने आप का सौभाग्य मानते हैं कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं। बड़े खुशनसीब है हमको तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत ही तेज बच्चे हो तुम लोग, है ना जी। चलो ठीक, तुमको याद है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें तुमको याद रखना है ये क्या है? इसमें याद रखना है ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। बी क्या है बाबू? भाजक है। बी क्या है? भाजक है। क्यों क्या है? भागफल है। क्यों क्या है?
भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। आर क्या है? शेषफल है। बस इतना सा ये बात देखना है, बाकी कुछ है नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर है जी, इतना आसान चैप्टर क्लास 10 पे देना चाहिए क्या? बिल्कुल हल्का हल्का सा चैप्टर दे दिया है। इतना आसान चैप्टर तुम्हारे क्लास में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे कह रहा है कि 135 कितना है बाबू? 100, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 135 और 225 कितना है? 225 कितना हो रहा है? अब सबसे पहले इन क्वेश्चन में तुमको ध्यान से देखना है कि बड़ा कौन है, कौन है बड़ा? 225 बड़ा है कि 135 बड़ा है? तो ध्यान से देखने पर तुम्हें मालूम चलता है, क्योंकि तुम ध्यान से ही देख रहे हो कि यहाँ पे 135 छोटा है, 225 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे तुम जैसे ही हल लिखोगे, क्या लिखोगे? हल लिखोगे कि ए बराबर 225, ए बराबर 225, बी बराबर 135, बी बराबर, अब विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बाबू भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर तुमको मालूम है जी? अब तुम यहाँ पे देखो कि ए का मान कितना है? कितना है जी? थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं, अच्छा ही नहीं लगता बिना कलम। ए का मान कितना? 225 है ना जी, तो 225 यहाँ पे रखो। बी का मान कितना है? 135 है। बी का मान कितना है? 135 है। इसको डायरेक्ट यहाँ पे सामने एक भाग देके करना है कि 135 यहाँ पे रखना है, बिल्कुल रफ कभी में नहीं करना है, जो भी करना है सामने करना है। 225 यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कि 135 को जैसे ही 2 बार गुना करते हैं तो 270 आता है, यहाँ पे 225 है, तो जाहिर सी बात है एक बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा बाबू भाई? एक बार में कटेगा। यहाँ पे आ जाएगा 135, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 135। 5 में से 5 जाएगा 0, और ये जो तुम्हारा 2 है यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया? 90 हो गया। देखो कि 90 यहाँ पे है और 135 यहाँ पे है, तो 90 और 135 को देखो कि बड़ा कौन है? बाबू भाई बड़ा तो तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे 135 है। कितना है? 135 है। 135 कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा। बाहर में कौन आएगा? 90 आएगा। 90 का गुना करो 135 में, कैसे कटेगा? देखो बाबू भाई, जब 90 को हमने 2 बार गुना किया तो 90 90 कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे तुम्हारा 135 है, तो जाहिर सी बात है 2 बार में तो कटेगा नहीं। कितने बार में कटाएंगे? एक बार में कटाएंगे, बड़े प्यार से। कितने से? बड़े प्यार से कटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। अब तुम बताओ, बहुत ही बड़े होशियार बच्चे हो तुम मेरे। 90 बड़ा है कि 45 बड़ा है? बाबू भाई 90 बड़ा है ना, तो 90 तुम्हारा अंदर आएगा ना। जब 90 अंदर आएगा, 45 से भागा लगाओ, कितने बार में भाग लगेगा? 45 को जैसे ही 2 बार से गुना करते हैं, 45 को कितना से गुना करते हैं? ऐसे ही 2 से गुना करते हैं, कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 0, ये तो 0 आ गया। अब तो कुछ नहीं होगा ना। अब यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि 255 135, सबसे पहले 135 को 1 से गुना किए, तो यहाँ पे गुना आ जाएगा 1 प्लस शेष फल कितना बचा था बाबू? 90 बचा था। कितना बचा था? 90 बचा था। अब तुम यहाँ पे आ जाओ कि 135 हमने यहाँ पे रखा था, 90 यहाँ पे रखे थे, गुना 1 से किए थे, 45 बचा हुआ था। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा 90, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 45 गुना 2, प्लस में क्या बचा था? 0। जैसे ही 0 आया, यहाँ पे तुम्हारा हीरो खुल गया कि 0 के ऊपर में तुम देखो यहाँ पे कितना है? 45 है। विभाजन एल्गोरिथम में ही होता है कि जो संख्या कट कर 0 लेके आ जाए उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तुम यहाँ पे देखो कि 45 ही है जो 2 से गुना करने के बाद 90 को बिल्कुल 0 पे लाके खड़ा कर दिया है, इसे क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो अतः एचसीएफ बराबर कितना होगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा बाबू भाई 45। कितना होगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कितना में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बाबू? थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 196 और 38 220। देखो मसला आया है, हमने बताया कि एक ही वीडियो में पूरा
चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है और तबीयत भी थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि 3 क्वेश्चन को बनाता हूँ, बनाने के बाद फिर इसको कल फिर इसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, पूरा बना देंगे यार, पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। अभी फिलहाल 2 को बना रहे हैं, ठीक है। दिक्कत हो रहा तो बताना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 196 और 38220, 196 और 38220 कहाँ पे जा रहा है रे? एक 196 और 38220। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग का ढक्कन खोलो और जितना सा भी दिमाग है, मानता हूं तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करो कि 196 बड़ा है कि 38220 बड़ा है। बोलो बोलो बोलो, कौन बड़ा? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल जाना है तुम लोग को। सबसे पहली बात, तुम्हारा 38220 बड़ा है बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपने भाषा में? है लहल। तो ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 38220, कितना आएगा? 38220। बी बराबर कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे विभाजन एल्गोरिथम सूत्र लगा के, विभाजन एल्गोरिथम सूत्र लगा के, चश्मा लगा के देखोगे तो क्या आएगा? एल्गोरिथम क्या आएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आएगा। तुम यहाँ पे देखो ना कि 38, ए बराबर क्या आएगा? 38220 बराबर क्या आएगा तुम्हारा? 196। क्या आएगा? 196। देखो इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे ना, 196 है ना जी, 196 को जब 195 से गुना करते हैं तो 38220 आता है। कितना आता है? 38220 आता है। तो जब 38220 आ जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो शेषफल 0 लाने का काम कौन किया? 145 किया। कितना क्या? 145 किया। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये आएगा कि HCF बराबर 145, 95। HCF बराबर कितना आएगा? 195 आएगा। कितना आया? अब आते हैं 867, 255, 867 और 255, यही पे बना लेते हैं, उतना क्या दूर जाएंगे। सबसे पहली बात तुम यहाँ पे देखो कि 867 बड़ा है कि 255 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 867 बड़ा है ना जी। जब यहाँ पे बाबू भाई तुम्हारा 867 बड़ा रहेगा तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि हल बराबर ए बराबर 867, ए बराबर 867। तो बी बराबर आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से 255। कितना आएगा? 255। यहाँ पे अगर तुम विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे, विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे तो विभाजन एल्गोरिथम में तुम्हारा क्या आएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे तुम कह सकते हो ना बाबू कि इसको भागा लगाओ कि 867 यहाँ पे आएगा, इसका जब मैं भागा लगाता हूँ 255 में, कितना में बाबू? 255 में। कितना में भागा लग जाएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो 255 का हमें पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 2 का तो आता है। 867 का हमें मिलने कीजिए नहीं आता, तो क्या 8 का पहाड़ा आता है? क्या 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो सबसे पहली बात इसको 4 से करते हैं, 4 में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, 2 3 से कर देते हैं। 5 15 का 5, 5 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा बाबू, 2 बचेगा, 0 बचेगा और 1 बचेगा। कितना बच गया? 102 बच गया। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा भाजक है, भाजक से छोटा हमेशा शेषफल होता है, भाजक से छोटा हमेशा क्या होते हैं? शेषफल होते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कि 102 बड़ा है कि 255 बड़ा है, तो 255 मेरे ख्याल से तुमको लग रहा है कि ये बड़ा है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 255 क्या है? बड़ा है। अब 255 को जैसे ही मैं 2 से गुना करूंगा, 102 को 2 से गुना करूंगा, 2 2 गुनी 4, 0, 2 1 कम 2, 204, 5 में से 4 जाएगा 1, 0। कितना आ गया? 51। अब जैसे ही 51 आएगा तो यहाँ पे आएगा 102। कितना आएगा? 102। 51 दुगुनी 102, 0 यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसा करके कट गया ना बाबू। अब इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे हम कि यहाँ पे आएगा 867, 255 गुना 3, 102, 255 102 गुना किससे किए हैं? 2 से किए तो 2,
शेषफल कितना बचा बाबू, 51 बचा, तो 51 आएगा, आया कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कि 102 से किए थे, 102 बड़ा था तो 102 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, 51 यहाँ पे आएगा, गुना 2 से किए थे, शेषफल कितना आया था, 0 आया था, शेषफल कितना आया था, 0 आया था। अब हमने बताया कि 0 के जस्ट ऊपर में देखो तो क्या है, 51 है, तो हमारा HCF बराबर, ऐसे बराबर बोलो ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, बहरे हो क्या बाबू, बोला करो, बोलना भी नहीं आता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना जी। चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं, क्या ही दिक्कत होता है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और बना देते हैं हम। 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ चलेगा, हाँ ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया रे, 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, देव, अरे देव, 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ चला गया बाबू भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ चला गया रे, हाँ हाँ हाँ, तक ही रखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है ना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे। तब तक के लिए मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते रहिए। इसका एक मैथमेटिक्स का एक रूल है कि आप जब भी इस चीज को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसका एक कॉपी रखिए, उसमें उस नोट्स को उतारिए, फिर उसको जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैथमेटिक्स बिल्कुल ही ईजी है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको तोड़ फोड़ करके उसको प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।